चलिए लिखिए इसमें, मैं जो आपको बता रहा था, क्या बताया था मैंने, दो तरह के इश्यूज बताए थे मैंने, एक तो परिवर्तनशील विवादक और एक स्थिर विवादक। दो तरह के इश्यूज होते हैं, लिखिए इसमें। हेमराज पढ़ना स्टार्ट करो, निशान पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बहाने नहीं चाहिए, ये आदत छोड़ो, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। क्या होता है ना कि आप जब इंटरव्यू में जाएंगे हेमराज, तभी आप यही कहेंगे कि सर मैं वो कर रहा था, मैं ये कर रहा था। ये बंद कर दीजिए बोलना। क्योंकि क्या होता है ना कि हम जब भी एक्सक्यूज ढूंढते हैं, आप उठने ही फंसते जाओगे। जैसे किसी बच्चे से पूछ लिया, बेटा प्रैक्टिस क्यों नहीं करी? आदत किस चीज की है? एक्सक्यूज देने की, कि सर घर में कोई वकील नहीं है, फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट। तो बोलेंगे कि वी आर ऑल्सो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट। जज साहब क्या बोलेंगे? वी आर ऑल्सो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट। अब आप पूछे कि पढ़ाई क्यों नहीं करी, कि नहीं सर सॉरी कल नहीं पढ़ पाए थे। वो बहुत खुश हो जाएंगे आपसे। ये सब चीजें इंटरव्यू की ट्रिक्स होती हैं। अगर आप जैसे आपसे पूछ लिया कि यार वो चीज बताओ, क्यों नहीं आती, क्यों नहीं किया? अरे सर कल बुखार था बहुत ज्यादा। वो नहीं सुनना किसी को भी, ना मुझे ना उस जज को। भैया आरजेस तुमको बिना विदाउट एक प्रीलिम्स के पेपर से तो तुम जज नहीं बनाने वाले। प्री भी देना है, मेंस भी देना है, और मेंस बनने के बाद भी तुम जज तो नहीं बनोगे। जज कब बनोगे अल्टीमेटली? इंटरव्यू देके। भाई 666 बच्चे अगर ये सोच लें कि हम ही जज है, आज से हम ही जज है और हमारी लाल बत्ती पूरे जयपुर में घूमनी चाहिए, ऐसा तो होगा नहीं ना। आरएस में 1000 सीटें होती है, कितनी सीटें आई? 800-900 सीटें आई है, 733 सीटें आई है आरएस में। 3 गुना कर लो इसका, 2200 लोग लगभग इंटरव्यू देंगे आरएस बनने के लिए। बनेंगे आरएस कितने? सिर्फ 40-50 जितनी सीट रखी होगी उन लोगों ने, इतने लोग आरएस बनेंगे। उपखंड अधिकारी तो इतने ही बनेंगे। हाँ 15, लगभग 15,000 के लगभग बच्चे। 15,000 तो नहीं, इस बार 15 गुना लेंगे तो अपन 10,500 बच्चे इस बार प्रीलिम्स निकालेंगे। 10-11,000 बच्चे प्री निकालेंगे। अगर आप पूरे सिनारियो को समझोगे, जज वही बन पाता है जिसमें कुछ गुण नहीं हो, जो कुछ अवगुण नहीं होते। एक्सक्यूज बनाना नहीं आना चाहिए। अगर आप अभी से एक्सक्यूज बनाते हो तो ये आपके कैरेक्टर में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चरित्र में। जैसे कोई बच्चा कहता है कि सर वो मेरी कॉपी चेक नहीं हो पाई, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि बेटा कल मैं बहुत एक्सट्रीम बिजी था। बिजी था तो फिर आप फैकल्टी हो उसके, आपको आपकी ड्यूटी उसकी कॉपी चेक करने की। मैं कहता हूँ नहीं बेटा टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन अब उसको क्या कहूंगा कि हाँ बेटा मैं भूल गया, अब मैं आज कर दूंगा। यही बोलूंगा और क्या। आपके जीवन की शैली में बहाना बनाना अगर आ गया तो फिर बहुत ऊंचाई पे नहीं जा पाएंगे। तुम अभी वो हो, कोमल घड़े हो मेरे सामने। क्या हो? घड़े, जैसे मिट्टी होती ना, कुम्हार जो मिट्टी से घड़ा। अभी तुम वो हो, अभी तुमको मैं जैसा चाहूँ वैसा बना दूंगा। एक्सक्यूज मत बनाइए, बोल दीजिए सॉरी सर। अब स्टैटिक इशू क्या होते हैं? स्थिर विवादक मैं आपको कल भी बता रहा था। अस्थिर बोल दो, परिवर्तनशील बोल दो। अस्थिर भी कह सकते हो और परिवर्तनशील विवादक भी कह सकते हो, ठीक है ना। डायनामिक इशू समझ में कल आ गया था, आई होप समझ में आ ही चुका था कि इसमें कौन कौन से आते हैं। इसमें नॉर्मल जो इशू होते हैं बाद में नहीं रेज कर सकते, लेकिन डायनामिक इश्यूज यू कैन रेज इट एट द लेटर स्टेज ऑल्सो। मतलब आप एक सूट या प्रोसीडिंग के किसी बात की स्तर पर भी, बात के चरण पर भी उसको रेज कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई थी कल वाली बात में। आज को थोड़ा सा लिख लेते हैं अपन, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसे, लिख लेते हैं। There are two type of issues. There are two type of issues which we commonly found in which we commonly found in which we commonly found in civil suit which we commonly found in civil suit। दो तरह के विवादक होते हैं जो कि हम सामान्यतः दो तरह के विवादक होते हैं जो कि हम सामान्यतः दो तरह के विवादक होते हैं जो कि हम सामान्यतया किसी भी
वाद में प्रदर्शित होते हैं, जो कि किसी भी सामान्यतः किसी भी वाद में प्रदर्शित होते हैं। These issues are static issue and dynamic issues. ये विवादक स्थिर विवादक व परिवर्तनशील विवादक होते हैं। यह विवादक स्थिर विवादक या परिवर्तनशील विवादक होते हैं। These issues are static issue and dynamic issues. पैराग्राफ चेंज लिखिए, हेडिंग डालिए स्टैटिक इशू। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए स्टैटिक इशू, स्थिर विवादक। स्थिर विवादक, अब स्थिर विवादक क्या होते हैं उनको पढ़िए, उनको समझिए। इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। These issues, if once decided, they cannot be changed through passage of time। लिखिए, डायनामिक में लिखेंगे प्लीज, सॉरी इसमें लिखिए, स्थिर विवादक में लिखिए। यह वह विवादक होते हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा एक बार विनिश्चित किए जाने पर समय के गुजर जाने के बाद इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। आगे लिखिए, इन दीज इश्यूज प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल वुड अप्लाई। इन विवादकों में विबंध का सिद्धांत लागू होता है। And parties cannot raise these issues later on later stage of the suit। पक्षकार इन विवादकों को हाँ इसी में लिखना है, पक्षकार इन विवादकों को वाद के किसी भी चरण पर न्यायालय के समक्ष पुनः नहीं उठा सकते। उदाहरण के लिए इसमें एग्जांपल्स लिखेंगे अपन। फॉर एग्जांपल्स, पैराग्राफ चेंज करके एग्जांपल्स लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके एग्जांपल लिखना स्टार्ट कीजिए। उदाहरण के लिए इसी में लिखना है। हाँ, उदाहरण के लिए परिसीमा से संबंधित रिलेटेड टू लिमिटेशन, लैक ऑफ जुरिडिक्शन, अधिकारिता का अभाव, इम्प्लीमेंट ऑफ पार्टी, पक्षकारों की पुनर्स्थापना, इम्प्लीमेंट ऑफ पार्टी, पक्षकारों की पुनर्स्थापना, एक्सेट्रा इत्यादि। इन सभी मामलों में एक बार अभी निर्धारित होने के पश्चात पुनः नहीं उठाया जा सकता। इम्प्लीमेंट ऑफ पार्टी, लिखो स्पेलिंग लिखो इम्प्लीमेंट की, पुनः नहीं उठाया जा सकता। इंग्लिश में लिखिए, in all these matters once decided,
दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड अगेन, दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड अगेन, दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड अगेन। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? मतलब आपने एक बार डिसाइड कर दिया, वंस यू हैव बीन डिसाइडेड, तो फिर आप उसको वापस नहीं ले सकते। इससे लिमिटेशन भी हो गया। अब कोर्ट ने बता दिया कि हाँ ये सूट का लिमिटेशन हमें हमारे पास है, सूट लिमिटेशन में पास हुआ है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखिए इधर पार्टी कह रही थी सूट यहाँ पे फाइल हुआ, यहाँ पे प्लेंट फाइल हुई, यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हुआ, और पार्टी कह रही कि जो सूट है ना सर, ये बार्ड बाय लिमिटेशन है, मतलब परिसीमा काल द्वारा वर्जित है, ये वाद होना नहीं चाहिए था। कोर्ट ने यहाँ पे प्रिलिमिनरी इशू बनाया, क्या बनाया? प्रिलिमिनरी इशू, प्रारंभिक विवादक बनाया न्यायालय ने, यहाँ पे प्रारंभिक विवादक बनाया और बोला वेदर द सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन और नॉट। और न्यायालय ने एविडेंस लिया दोनों पार्टी से और सुन के उसको समझ के क्या बोल दिया कोर्ट ने कि नहीं नहीं नहीं, सही टाइम पे सूट फाइल किया है, लिमिटेशन से बार्ड नहीं है सूट। मान लीजिए कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं नहीं सूट बिल्कुल सही है, ऑन द टाइम फाइल हुआ है ये सूट। समझना बात, कोर्ट ने क्या बोला, नहीं नहीं सूट इज ऑल राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रिलिमिनरी इशू क्या होते हैं आपको मैंने बताया, प्रिलिमिनरी इशू किसको नहीं पता प्रिलिमिनरी इशू क्या होते हैं? चुपचाप ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए, किसको नहीं पता प्रिलिमिनरी इशू क्या होते हैं? प्रिलिमिनरी इशू होते हैं बेटा कि बाकी देखिए, प्रिलिमिनरी इशू वो होते हैं किस, देखिए होता क्या है ना, जनरली सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होते हैं, स्थिर विवादों को स्थिरीकरण तो पता है आपको कि न्यायालय क्या करता है, वाद पत्र और रेखा को देख के इश्यूज को सेटल करता है कि किस किस पे सुनवाई होगी। प्रिलिमिनरी इशू वो होते हैं कि जिनको इन सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के पहले बनाया जाता है। भाई केस मेंटेनेबल होगा या नहीं होगा, जैसे परिसीमा काल से वर्जित है, आपको सूट फाइल करना था 3 साल में, आप आए हो 3.25 साल में, आपको आना था 36 महीने के अंदर, आप आए हो 40वें महीने में, तो दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन लेगी कि ये तो बार्ड बाय लिमिटेशन है। मान लीजिए कोर्ट ने डिसाइड किया नहीं नहीं सूट सही था, किसी भी अपवाद या अपवर्जन का, किसी भी एक्सेप्शन या एक्सक्लूजन का, लिमिटेशन याद करो, अपवाद या अपवर्जन, एक्सेप्शन या एक्सक्लूजन का फायदा लेके कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया कि नहीं नहीं 40 साल में भी हो रहा है, मतलब 40 महीने में भी हो रहा है, अलाउ कर दिया कोर्ट ने। ठीक है, अब कोर्ट ने यहाँ पे डिसाइड कर दिया इस पॉइंट पे कि जो प्लेंट है, मतलब ये जो सूट है, ठीक है, इसमें ये बार्ड बाय लिमिटेशन नहीं है, और कोर्ट ने फिर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज कर दिया। यहाँ पे अगर फिर से ये रिटर्न स्टेटमेंट में उठाता है कि सर ये तो बार्ड बाय लिमिटेशन है, तो बार बार उठाने नहीं दिया जाएगा। समझ में ही बात, कोर्ट ने बता दिया कि एक बार है लिमिटेशन के अंदर, बार बार उठा रहे हो, होगा कि नहीं उठाने दिया जाएगा ना। समझ में ही बात कि ये स्टैटिक इशू क्या है, स्थिर विवादक क्या है, ये समझ में आया आपको? आप समझ में आ गया? प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन वो होता है, प्रिलिमिनरी इशू होता है कि न्यायालय बाकी विवादों को बाद में सुनेगी, पहले ये सुनेगी कि सूट मेंटेनेबल है या नहीं है, ये सूट को हम मेंटेन कर सकते नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कोर्ट ने बोल दिया यहाँ पे, मान लीजिए कोर्ट ने यहाँ पे ये बोल दिया, कोर्ट ने बोल दिया कि सूट इज नॉट मेंटेनेबल, सूट इज नॉट मेंटेनेबल, कि सूट मेंटेन नहीं किया जाएगा, क्या होगा? ये वाद को हम क्या नहीं कर सकते, इस वाद को, ये वाद चालू रहने योग्य नहीं है। तो फिर भाई साहब सेटलमेंट ऑफ इश्यू होगा क्या? फिर तो कुछ नहीं होगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा केस का, गेम ओवर है। बात समझ में आई? तो वो इशू जो वाद फाइल होगा, वाद चलेगा, संस्थित होगा नहीं होगा, उसमें सुनवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस चीज को जो डिसाइड करता है वो क्या होता है? प्रिलिमिनरी इशू। और जो पार्टी ने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट में जो उठाया उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन, प्रारंभिक आपत्ति, ये वाद नहीं चलना चाहिए। ये बात समझ में आई? प्रिलिमिनरी इशू मतलब वो इशू जो कि मेन इश्यूज के पहले उसको सुनना आवश्यक है कि केस चलेगा भी या नहीं चलेगा। बात समझ में आई? यही लिखवाया मैंने एग्जांपल में आपको, है ना, परिसीमा काल से अगर वो संबंधित है तो, ठीक है। या फिर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, मान लीजिए पार्टी बार बार आके बोल रही है, यहाँ पे सूट फाइल हुआ, पार्टी ने बार बार बोल रही है कि सर दिस कोर्ट डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन। भाई इस न्यायालय के पास में क्या नहीं है? अधिकारिता नहीं है, इसके पास में क्या नहीं है? कोई अधिकारिता नहीं है। कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं नहीं हमारे पास में अधिकारिता है, हम सुनेंगे। हो सकता है ना कोर्ट बोल दे कि नहीं नहीं हमारे पास अधिकारिता है, हम सुनेंगे। यहाँ पे कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन को डिसाइड किया और बोला नहीं हमारे पास अधिकारिता है। फिर बाद में जज का हो गया ट्रांसफर, मान लीजिए क्या हो गया जज का ट्रांसफर। अब वकील साहब बुद्धि लगा के क्या कर रहे हैं? वकील साहब बुद्धि लगा के जो नए नए जज साहब आए उनके सामने फिर से वही पॉइंट रख रहे हैं कि सर इस न्यायालय के पास अधिकारिता नहीं है।
क्या उठाने दिया जाएगा ये सेम पॉइंट उन्हें वापस से? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द थिंग्स आर वेरी प्लेन एंड सिंपल. हैव यू गॉट माई पॉइंट? अरे समझी गया? ठीक है, ठीक है. फिर तो मतलब ये इश्यू ऐसे होते हैं जिनको बार बार आप रेस नहीं कर सकते कोर्ट के सामने. देखिए, अगर आप इनको फ्रीक्वेंटली रेस करेंगे तो कोर्ट भी आपसे परेशान हो जाएगा. अरे तब कोर्ट ने बता दिया कि भाई है हमारे पास में जुरिडिक्शन, हमारे पास अधिकारिता है, तो बार बार क्यों परेशान कर रहे हो कोर्ट को? पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. हेडिंग डालिए डायनामिक इशू. डायनामिक इशू लिखिए इसमें. लिखिए इसमें. हालांकि कुछ विवादक ऐसे होते हैं, however there are some issues, however there are some issues, हालांकि कुछ विवादक ऐसे होते हैं which dependent upon such facts, which dependent upon such facts, कुछ विवादक ऐसे होते हैं जो कि ऐसी परिस्थितियों, ऐसे तथ्यों पर निर्भर करते हैं, जो कि ऐसी तथ्यों पर निर्भर करते हैं, जो कि ऐसे तथ्यों पर निर्भर करते हैं, which dependent upon such facts, जो कि ऐसे तथ्यों पर निर्भर करते हैं, which are dynamic in nature, which are dynamic in nature, ऐसे तथ्यों पर निर्भर करते हैं जो कि परिवर्तनशील है, जो कि परिवर्तनशील प्रकृति के हैं, जो कि परिवर्तनशील, ऐसे तथ्यों पर निर्भर करते हैं जो कि परिवर्तनशील प्रकृति के हैं, which are dynamic in nature and which changes with passage of time, and which changes with passage of time, और वह समय के साथ, और वह समय के साथ परिवर्तित, और वह समय के साथ परिवर्तित, और वह समय के साथ क्या होते हैं सर? परिवर्तित होते हैं. और देखिए सर, ये जो समय के साथ जो परिवर्तित हो रहे हैं इनको समझिए, समझना बात. समय के साथ अगर परिवर्तन आ रहा है चीजों के अंदर तो भाई साहब फिर तो विबंध भी नहीं लगेगा. लगेगा क्या? आगे पढ़िए, आगे लिखिए. इसलिए भले ही, इसलिए कोमा भले ही, इसलिए कोमा भले ही वह विवादक न्यायालय द्वारा सुने या अभिनिश्चित किए जा चुके हों, इसलिए भले ही वह विवादक न्यायालय द्वारा सुने या अभिनिश्चित किए जा चुके हों, न्यायालय द्वारा सुने या अभिनिश्चित किए जा चुके हों, तो भी उन्हें वाद की पश्चातवर्ती प्रक्रिया में, तो भी उन्हें वाद की पश्चातवर्ती प्रक्रिया में, तो भी उन्हें वाद की पश्चातवर्ती प्रक्रिया में, तो भी उन्हें वाद की पश्चातवर्ती प्रक्रिया में न्यायालय के समक्ष पुनः उठाया जा सकता है, पुनः उठाया जा सकता है, और पुनः विचारण किया 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 जा सकता है. और इसलिए इन विवादकों पर, और इसलिए इन विवादकों पर, और इसलिए इन विवादकों पर विबंध का सिद्धांत नहीं लागू होता. इसलिए इन विवादकों पर विबंध का सिद्धांत नहीं लागू होता, विबंध का सिद्धांत नहीं लागू होता. लिखिए. एंड देयरफॉर even if the issue is heard and finally decided, even if the issue is heard and finally decided, and even if the issue is heard and finally decided, even if the issue is heard and finally decided, even if the issue is heard and finally decided, even if the issue is heard and finally decided, it can be raised again, and tried again, and hence estoppel would not apply on these issues, and hence estoppel would not apply on these issues, and hence estoppel would not apply upon these issues. Estoppel would not apply upon these issues.
देन उदाहरण के लिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए उदाहरण के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे सर इसके? अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, रिसीवरों की नियुक्ति, रिसीवरों की नियुक्ति। पॉइंट नंबर 2 लिखिए अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की कुर्की, संपत्ति की कुर्की। अरेस्ट ऑफ डिफेंडेंट, प्रतिवादी की गिरफ्तारी, प्रतिवादी की गिरफ्तारी। चौथा लिखिए टेम्परेरी इंजंक्शन, अस्थायी व्यादेश, अस्थायी व्यादेश। इंटरिम मेंटेनेंस, अंतरिम भरण पोषण, इंटरिम मेंटेनेंस, अंतरिम भरण पोषण। छठा लिखिए अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल कमिश्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल कमिश्नर, लोकल कमिश्नर की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल कमिश्नर, लोकल कमिश्नर की नियुक्ति, लोकल कमिश्नर की नियुक्ति, लोकल कमिश्नर की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल कमिश्नर, लोकल कमिश्नर की नियुक्ति। अब इसमें लिखिए ऑर्डर अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल कमिश्नर है ना, इसमें लिखना ऑर्डर 26 रूल 9, ऑर्डर 26 रूल 9। इंटरिम मेंटेनेंस में, इंटरिम मेंटेनेंस में तो कोई ऐसे कोई इंटर रिलेटेड प्रोविजन है नहीं, ठीक है ना, तो सिंपल सिंपल सूट फाइल होता है। जो इसमें लिखे टेम्परेचर में लिखिए ऑर्डर 39, ऑर्डर 39 रूल 1 to 4 है शायद, देख लेते हैं एक बार, रूल को कंफर्म कर लेते हैं हम लोग। ऑर्डर 39 रूल 1 to 5, ऑर्डर 39 रूल 1 to 5। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का भी कोई सा रिलेवेंट प्रोविजन तो है नहीं, लेकिन तो अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट का प्रोविजन है। अटैचमेंट का कोई ऐसा खासा प्रोविजन नहीं है, ये सब एग्जीक्यूशन के अंदर है इनके प्रोविजन। कहाँ पे? निष्पादन में जाएंगे ना ऑर्डर 21 में, वहां इनके प्रावधान, तो अपने हिसाब से लिख लेना। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर में लिखिए आदेश 40, ऑर्डर 40, ऑर्डर 40 लिखिए कश्मीरा। रिसीवरों की नियुक्ति में आदेश 40। थोड़ा सा योगा किया करो आप, ध्यान उससे क्या होता है ना, केंद्रित होता है, सीख जाओगे। लेकिन नहीं लिखवाया ये डिफेंडेंट का, कहाँ लिखवाया डिफेंडेंट का, कहाँ लिखवाया? टेम्परेचर लिखवाया था ऑर्डर 39, अस्थायी व्यादेश का लिखवाया ना 39, ऑर्डर 39 रूल 1 to 5। लोकल कमीशन लिखवाया ऑर्डर 26 रूल 9। थर्ड पॉइंट ये तो है अरेस्ट ऑफ डिफेंडेंट, वो कहाँ लिखवाया कुछ? अच्छा थर्ड पॉइंट आपको लिखना है प्रतिवादी की गिरफ्तारी। हिंदी में नहीं बोला था क्या मैंने थर्ड पॉइंट? प्रतिवादी की गिरफ्तारी, ठीक है, प्रतिवादी की गिरफ्तारी। अब एक प्रोविजन है, आज शनिवार है ना, तो शनिवार को थोड़ा सा बॉडी हो रह जाती है, पूरे वीक क्लासेस हुई है। शनिवार को क्या होता है? शनिवार को ऐसा होता है, क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हैं? क्लास तो वही चलेगी 1.5 घंटे की, ठीक है ना। तुम तो सोच रहे हो कि सर जल्दी छोड़ दो, क्या करोगे घर जाके? और मैं भी क्या करूंगा जल्दी फ्री होके? एक काम हो तो छुट्टी भी तो मैं कर लेता हूँ, बिना काम के क्या छुट्टी करूँ? हेडिंग डालिए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा इन इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा क्या लिखवाया था मैंने हिंदी में? हेडिंग डालिए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा इन इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग। बोला, एक सेकेंड, विसंगत क्या था?
आणविक प्रांग न्याय, तो पूर्व न्याय, पूर्व न्याय लिख लेना इसको, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग, इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग, विसंगत अभिवचन, विसंगत अभिवचन, हेडिंग डाल लीजिए। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा एंड इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग, द टॉपिक इज वेरी टफ। चलिए सोल्व करते हैं इसको, देखते हैं। आणविक प्रांग न्याय या आणविक पूर्व न्याय क्या होता है? कोई मुझे बताएगा क्या होता है आणविक प्रांग न्याय? कौन बताएगा इस क्लास में? हाथ खड़ा करना एक बार। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा क्या होता है? कौन कौन बताएगा? मतलब जिनको जो वो मैटर इशू जिसको पहले बनाया जाना चाहिए था, which ought to may have been ground of defense और अटैक, जिन्हों आपने नहीं बनाया है तो लेटर ऑन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग से क्या तुमको क्यों पढ़ते हैं? विसंगत अभिवचन से तुमको क्यों पढ़ते हैं? ये बहुत बड़ा टॉपिक है आपस में। अगर आपको लग रहा है ना कि छोटा टॉपिक है, दिस इज ए वेरी बिग टॉपिक, इसको हम समझते हैं। और ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक टफ है। टफ के सेंस में, टफ इस सेंस में ये टॉपिक कि किस तरह से चीजें जाती है। मैं इस टॉपिक को तो पढ़ा चुका हूं, तो इसको तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं इसका पासिंग रेफरेंस दूंगा। मैं इसका एक अनुमान बताऊंगा कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। मैं इसके संदर्भ में आपको विसंगत अभिवचन पढ़ाऊंगा कि विसंगत अभिवचन होते क्या है, इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग क्या होती है। समझ में आई ये बात? एग्जाम्पल देखिए। सूट नंबर 1 फाइल हुआ था, ऐसा हुआ सर, एक प्रॉपर्टी थी, इसमें कौन रह रहा था? बी। और ए बोलता है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है? मेरी है। सूट नंबर 1 डालता है ये किसके लिए? रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी। भाई प्रॉपर्टी वापस मेरे को मिलनी चाहिए। सूट होता है ए वर्सेस बी। भाई रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति वापस मेरे को रिकवर होनी चाहिए। ए मैटर इशू रेस करता है, ये विवादक विषय बताता है। ए क्या बताता है और बी क्या बताता है? ए बोलता है कि ये सेल में मैंने खरीदी है, ठीक है, और बी बोलता है कि ये जो प्रॉपर्टी है मेरी, ये मेरे को एडवर्स पोजीशन के थ्रू मिली है। एडवर्स पोजीशन मतलब जानते हैं ना, प्रतिकूल कब्जा। किसके थ्रू मिली है मेरे को? ये जमीन जो मुझे मिली है किसके थ्रू मिली है? प्रतिकूल कब्जे के फलस्वरूप मुझे प्राप्त हुई। मतलब 12 साल तक मेरा यहाँ पे सेटल पोजीशन रहा है। अब टाइटल क्या हो गया है? मेरा हो गया। फ्रॉम द डेट जिस दिन से पोजीशन एडवर्स होना था, तब से प्रॉपर्टी मेरी हो गई है। ए बोलता है कि ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है, जो इसका पुराना मालिक था, इस मालिक का पुराना मालिक था एक्स, इससे प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है। ए बोलता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी एक्स से खरीदी है, और बी बोलता है कि मेरा एडवर्स पोजीशन है। मान लीजिए कल को ये जो सूट है, ए का जो सूट है, ये हो जाता है डिसमिस। क्या हो जाता है? डिसमिस कर दिया कोर्ट ने। सुनिएगा, समझ लेगा। और कल को आप पे सूट फाइल करता है ये, और इस बार ये बोलता है कि ये मुझे किसमें मिली है? वसीयत में मिली है। किसमें मिली है? वसीयत। मतलब निर्वसित अधिकार में मिली है। सॉरी, वसीयती अधिकार में मिली है। किसमें मिली है?
वसीयत के रूप में जो अधिकार मिला है मेरे को, ये प्रॉपर्टी उसमें मिली है। तो कोर्ट तो ये क्या बोलेगा सर, बी बोलेगा अपने रिटन स्टेटमेंट में कि सर यहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा लगेगा, आणविक पूर्व न्याय का सिद्धांत लगेगा। बात समझ में आई? वो कोर्ट बोलेगा सर ये अगर बिल था तो उसको पहले बताना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? अब सवाल ये है कि कुछ कुछ प्लीडिंग्स, कुछ कुछ अभिवचन ऐसे होते हैं जो साथ में नहीं क्लेम कर सकते तुम। कुछ कुछ प्लीडिंग्स ऐसी होती है, कुछ कुछ इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग ऐसी होती है जो तुम साथ में नहीं बोल सकते। जैसे एक तरफ तुम बोलते हो कि मैं कौन हूं, एक तरफ तुम बोलते हो कि सर मैंने क्या है, सेल में खरीदा है, तो तुमने कोई चीज खरीदी है। दूसरी तरफ तुम बोलते हो कि मेरे को किसे मिली है, वसीयत में मिली है। कैसे हो सकता है? एक तरफ मैं क्लेम करता हूं कि मैं टेनेंट हूं, कौन हूं मैं, मकान का कब्जा मेरा है क्योंकि मैं हूं किराएदार। दूसरी तरफ एक और सूट फाइल करते हो, आप बोलते हो कि मैं ओनर हूं। ऐसे हो सकता है क्या? मान लीजिए टेनेंट हूं, आपने बोला कि मैं हूं टेनेंट। जैसे एक मकान में सर लोकेश रहा करते थे, ठीक है, जबकि मकान किसका था, निशांत का। सुनिएगा बात, मकान में लोकेश रहा करते थे, मकान था निशांत का, ठीक है। एक दिन निशांत इनको उठा के बोलते कि निकलो, हो गया बस, समझ में आई बात, मकान से निकलो मैं रहूंगा। लोकेश केस फाइल कर देते हैं। लोकेश बोलते हैं कि सर मैं टेनेंट था। केस हो जाता है डिसमिस। टेनेंट का मतलब अभिधारी था, किराएदार। केस हो गया सर डिसमिस। एक और केस फाइल करते हैं और इस बार लोकेश बोलते हैं कि मैं हूं ओनर। और ओनर कैसे बना मैं, विल से बना, क्योंकि जो मकान जिसके फोर फादर्स है वो मेरे नाम पे वसीयत छोड़ गए, और ओनर किसको बना के, मुझे बना के। ऐसे थोड़ी हो सकता है सर, ये इनकंसिस्टेंट नहीं है, विसंगत अभिवचन है या नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है क्या? या तो तुम ओनर ही हो या फिर तुम टेनेंट ही हो, तुम दो चीजें कैसे हो सकती है? लेकिन कुछ 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 चीजें ऐसी होती है सर, अब सुनना मेरी बात, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है सर जहां पर आप दो पॉइंट रेज कर सकते हो। यहां पर आप क्या कर सकते हो, दो पॉइंट रेज कर सकते हो, जहां पर म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव, जहां पर म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव मतलब परस्पर विरोधी अभिवचन होंगे, म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव प्लीडिंग होगी, तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा नहीं लगता। क्या नहीं लगता? अभी मैं आगे और एग्जांपल दूंगा आपको। पहले आपको ये एग्जांपल समझ में आया? ये पहले देखिए, इसको देखिए पहले। यहाँ पे तो क्या है सर, ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का एग्जांपल है। आप वो दोनों चीज एक साथ क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ तक समझ में आया? एग्जांपल नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं आगे चलूंगा। ये किसका एग्जांपल लिखवाया मैंने, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का। आणविक पूर्व न्याय के जो सिद्धांत है उसका मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको। कोई
अरे बेटा, ऐसा नहीं होता है, चलिए छोड़िए। हाँ तो वही होता है टेक्निकल। कहता तो हूँ आया करो आया करो, और तो कल तुम लोग भी भाग गए थे कल जल्दी, तो तुम नहीं थे ना, तुम होते तो डेफिनेटली चलते। गलत कुछ नहीं, फिर ऐसे ही प्लान बन जाता और क्या। चलिए अब देखिए होता क्या चीज है, आप दूसरे एग्जांपल समझिए। लिखिए इसमें, लिखिए इसमें, if party wants to prove, if party wants to prove, if party wants to prove or raise to prove such issues, such issues, such issues which are under his knowledge, but he could not raised, but he could not raised, but he could not raised, but he could not raised due to the circumstances, due to the circumstances which are not under the control of plaintiff, which are not under the control of plaintiff, then either res judicata, then either res judicata or constructive res judicata, then either res judicata or constructive res judicata would not apply, then either res judicata or constructive res judicata would not apply. लिखिए, यदि कोई पक्षकार, यदि कोई पक्षकार ऐसे विवादक विषय, ऐसे विवादक विषय को न्यायालय के समक्ष रखना चाहती है, ऐसे विवादक विषय को न्यायालय के समक्ष रखना चाहती है, ऐसे विवादक विषय को न्यायालय के समक्ष रखना चाहती है, परंतु परिस्थितिवश नहीं रख पाती, 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 जो कि वादी के नियंत्रण में नहीं है, जो कि वादी के नियंत्रण में नहीं है, जो कि वादी के नियंत्रण में नहीं है, तो वहां न तो पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा, तो वहां न तो पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा और न ही आणविक पूर्व न्याय या प्रांग न्याय का सिद्धांत, और न ही आणविक पूर्व न्याय और प्रांग न्याय का सिद्धांत, आणविक पूर्व न्याय और प्रांग न्याय का सिद्धांत, आणविक पूर्व न्याय और प्रांग न्याय का सिद्धांत। देखिए सर, उसको पता था, वो जानता था परिस्थिति ऐसी थी, उसको पता था जानता था परिस्थिति ऐसी थी, फिर भी नहीं कर पा रहा है, तो फिर नहीं लगता। लेकिन बात ये होती है, कि उसको पता ही नहीं था या फिर उसके नॉलेज में थी लेकिन उसने नहीं किया, तो लगता है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसको बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना सर। देखिए सर, विसंगत अभिवचन दो तरह के होते हैं। पार्टी क्या करती कभी कभी, वो कह रही है कि मैं टेनेंट भी हूँ, फिर लिखती कि मैं मकान मालिक भी हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है कैसा कि आप कहो कि मैं किराएदार हूँ, फिर आप ही दूसरे पर लिखो कि मैं मकान मालिक हूँ? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा ऐसा हो सकता है? चलो इसको हो जाने देते हैं, इसको हो जाने देते हैं। भैया आप रहते थे जयपुर, तैयारी करने आए, आपने एक घर में रहना, आपने एक घर में क्या किया, रहना स्टार्ट कर दिया। सुनिएगा, घर में एक बुजुर्ग दादाजी थे। क्या थे? बुजुर्ग दादाजी। घर में कौन रहता था? एक दादाजी रहते थे जो घर के मालिक थे और आप भी रहा करते थे, ठीक है। इनका नाम था एफ, दादाजी थे, फादर फिगर, एफ नाम था इनका।
आप यूज, उन्होंने एक दिन आपसे मेल आईडी मांगी, क्या मांगी कि बेटा अपनी मेल आईडी देना। आप तैयारी करते हो, आपको क्या मतलब है मेल से, मतलब है क्या मेल आईडी से? अरे तुमको तुम्हारी मेल से मतलब है क्या? होगी मेल आईडी, मेल तो मेल आते रहते हैं, तुम अपना मेल चेक करते हो क्या अभी? लेकिन जब जॉब में होगे, नौकरी लगोगे, तब तो रेगुलर मेल चेक करोगे अपने की किसने कोई मेल तो नहीं भेज दिया। तो साहब दादाजी ने भी एक दिन मेल आईडी मांग लिया, आपने मेल आईडी दे दी, लो भैया। उसके कुछ समय बाद इनका इंतकाल हो गया, इनका दी एंड हो गया, ठीक है। इनका एक बेटा है, उसका नाम है बी। उसने बोला मकान खाली कर, आपने बोला सर कर दूंगा, 10-15 दिन तो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन वो इतना बदतमीज, उसने क्या किया, जैसे आप शाम को खाना खाने बाहर गए, सारा सामान उठा के बाहर फेंक दिया। आपने केस फाइल किया, सूट नंबर 1, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी ए वर्सेस बी। आप बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो खुद को कि मैं क्या हूं, टेनेंट। आप तो केस हार गए, क्या हो गए, आपका क्या हो गया सर, केस हार गए तुम तो। यहाँ पे डिसमिस हो गया आपका केस, हो गया ना डिसमिस। आपने मन छोटा किया, चलो यार कोई बात नहीं। उसके 3-4 महीने बाद आपकी नौकरी लग गई। आपने अपने मेल आईडी देखा अपना, उसमें मेल आया हुआ दादाजी का, जो मेल आईडी मांगी थी आपसे। और मेल में वसीयत के अंदर आपको क्या बना रखा है, मालिक, ओनर। सूट नंबर 2, डिक्लेरेशन और प्रोबेट के लिए। लो भाई, अब आ जाओ। अब बताओ, लगेगा कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, लगेगा आणविक पूर्व न्याय, प्रांग न्याय लगेगा क्या? हाँ मानता हूं, हाँ मानता हूं कि तुम्हारी प्लीडिंग्स, तुम्हारे अभिवचन अब दोनों में क्या है, विसंगत है ना, विसंगत। एक तरफ तुम खुद को टेंडर बता रहे हो, अब तुम क्या बताओगे खुद को, अब तुम्हारा टाइटल क्या हो जाएगा, तुम्हारा हक क्या है, मालिक, ओनर। और तुम्हारा मैटर इश्यू क्या हो जाएगा, विल, वसीयत। अबे तुम्हारा विवादक विषय क्या हो जाएगा, वसीयत। तुम्हारी अभिवचन विसंगत है, लेकिन क्या रजिस्ट्री टिकट लगा यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारे कंट्रोल में थी क्या, ठीक है कंट्रोल में। तो बात समझ में आई। तो कोई मेल आईडी मांगे आपसे तो चुपचाप दे देना, और मेल भी चेक कर लेना 1-2 दिन में। कहानी क्या, निष्कर्ष क्या है कि कोई मेल आईडी मांगे तो मेल आईडी भी देनी है, और अपना रोज मेल भी चेक करना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो खुद के पास ही कुछ नहीं है। मेरे नाम पे अब तक 0 संपत्ति है। कितनी संपत्ति, 0 संपत्ति, कोई संपत्ति नहीं है मेरे पास, चल अचल कोई संपत्ति नहीं है। हाँ क्या बोल रहे हो, इंटरेस्ट रेट सक्सेशन भी अभी थोड़ी मिलेगा, वो तो जब मिलता है तब मिलता है ना भाई। आप उसकी उम्मीद में आज थोड़ी बढ़ जाऊंगा कि 20 साल बाद मुझे मेरी प्रॉपर्टी मिलेगी गांव की। आज के टाइम पे देखा जाए तो मैं ईडब्ल्यूएस में आना चाहिए, मैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में होना चाहिए, लेकिन हूँ क्या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, घर वाले टीचर है इसलिए नहीं होता। घर वाले क्या है सर, टीचर। सो यू कैन अंडरस्टैंड बाय दीज फैक्ट्स कि कभी कभी विसंगत अभिवचन होते हुए भी रेस जुडिकेटा नहीं लगता है। 2 तरह की प्लीडिंग्स होती हैं। अभी समय है अपने पास, तुम डायग्राम नोट कर लो ये वाला यार, पता नहीं किसका फोन आ रहा था। एक तो मैं फोनों से परेशान हूं बहुत ज्यादा। डायग्राम नोट कीजिए प्लीज।
एक बार ये भी क्रेडिट कार्ड वाले का फोन था, एक बार क्या ऐसे क्रेडिट कार्ड वाले ने मेरे को फोन किया, मैंने बताया कि मैं कोचिंग है मेरी और मैं उसमें पढ़ाता हूँ, और अपना कोचिंग है अपनी घर की कोचिंग है उसमें पढ़ाता भी, साइड बाई साइड थोड़ा बहुत वकालत भी अपना चल जाता है। तो बोले सर आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है, मैंने कहा नहीं नहीं सैलरी एम्प्लॉयड कैसे हो सकता हूँ। अच्छा तो सर फिर हम आपको क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। मैं बोला क्यों नहीं दे सकते, कि सर वो पॉलिसी है। मैं बोला कल को अंबानी को चाहिए होगा क्रेडिट कार्ड, उसको देंगे नहीं देंगे आप? अंबानी की भी कोई सैलरी होती है क्या? उसको उसको मिलेगा नहीं मिलेगा? फोन नहीं काट दे बेचारी ने। बताओ, सैलरी एम्प्लॉय। अरे नहीं चाहिए इनका क्रेडिट, जो जिंदगी को क्रेडिट कार्ड पे जी रहे हैं ना उनकी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। तुम याद रख लो एक बात, मैंने 2015 में तो मेरी इनकम नील बेटा सन्नाटा थी। मेरे को 2015 में कॉलेज में आए थे एसबीआई कार्ड वाले, तो उस टाइम उन्होंने कहा सर क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए। मैंने कहा इनकम ही नहीं है मेरी, तो नहीं सर बना देंगे, 20,000 की क्या देंगे आपको लिमिट। 2015 में उन्होंने मेरे को कितनी रुपए की लिमिट दी थी? 20,000 की। आज भी मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है? 20,000। मेरे को बहुत बार फोन आया सर आपकी लिमिट 2 लाख कर देते हैं, 3 लाख कर देते हैं। मैंने कहा नहीं करना, तुम जितना दोगे उतना मेरे को खर्च करना पड़ेगा, फिर मेरे क्या एम्बिशंस बढ़ते जाएंगे। भाई गाड़ी, अब मेरे को इच्छा होगी कि कार उठाते हैं, चलो गाड़ी की 3 लाख की डाउन पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली चुकाना तो मुझे ही है ना। 20,000 की लिमिट होती है, राशन पानी और गाड़ी का पेट्रोल मेरा क्रेडिट कार्ड से हो जाता है। क्या क्या? राशन पानी घर का और गाड़ी का पेट्रोल क्रेडिट कार्ड से हो जाता है, 20,000 की लिमिट है। अभी क्रेडिट कार्ड वाला ही था। अब इससे 2 बात करूंगा जाके तो कहेगा सर हम कर देंगे सर आपको एक्सिस का बैंक कार्ड, तो दुखी है। चलो चलिए हेडिंग डालिए, असंगत, सॉरी विसंगत, क्या डालेंगे हेडिंग? विसंगत इनकंसिस्टेंट रीडिंग। देखिए सर, जो इनकंसिस्टेंट रीडिंग होती है, जो 2 तरह की होती है। वैकल्पिक अभिवचन, अल्टरनेटिव लीडिंग। दूसरा है सर म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव, म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव प्लीडिंग। डिस्ट्रक्टिव क्या कहेंगे? विनाशकारी। लिखिए इसमें पारस्परिक, पारस्परिक, लिखिए इसमें पारस्परिक विनाशकारी, पारस्परिक विनाशकारी अभिवचन, पारस्परिक विनाशकारी अभिवचन। सर 2 तरह की होती है, पारस्परिक विनाशकारी अभिवचन।
इसमें लिखिए, इसमें लिखिए the party might or ought to have been raised, the party might or ought to have been raised such matter in issue, such matter in issue, the party might or ought to have been raised such matter in issue, such matter in issue, the party might or ought to have been raised such matter in issue in the former suit, in the former suit, in the former suit. पक्षकारों को पक्षकारों को लिखिए, पक्षकारों को पूर्ववर्ती वाद में, पूर्ववर्ती वाद में उन विवादक विषयों को, उन विवादक विषयों को, उन विवादक विषयों को आधार बनाया जाना चाहिए था, आधार बनाया जाना चाहिए था, आधार बनाया जाना चाहिए था, जो कि जो कि जो कि प्रतिरक्षा या आक्रमण में कार्य करते हैं, जो कि प्रतिरक्षा या आक्रमण में कार्य करते हैं, जो कि प्रतिरक्षा या आक्रमण में कार्य करते हैं। इसमें लिखिए प्लीज, इसमें लिखिए, इस वाले पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में आप लिखेंगे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा वुड अप्लाई, आणविक प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू होगा, आणविक प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू होगा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा वुड अप्लाई, आणविक प्रांग न्याय का सिद्धांत या आणविक पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा, आणविक पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा। इधर लिखिए, क्या लिखा, क्या लिखा आपने? क्योंकि प्रतिरक्षा आक्रमण, उसके बाद लिखवा नहीं क्या मैंने? प्रतिरक्षा आक्रमण में कार्य करते हैं, मतलब उनको बनाना चाहिए था ना, ताकि आप उसे डिफेंस लेते या फिर आप अटैक करते। समझ में आ रही बात? आपको पहले बताना चाहिए था ना भाई, आपके पास विल थी। अब कोर्ट में आ जाता कि विल कौन सी तारीख को थी। मान लीजिए अगर कोर्ट में ये बात आ जाती, सामने आ जाती कि सर जब केस फाइल किया था उस दिन विल थी नहीं थी, भैया ईमेल तो आ गया था ना आपके पास में, आपको ध्यान रखना चाहिए था। अगर कोई समझदार पार्टी हो तो बोल सकती है ना कि सर देखो ईमेल की डेट क्या है, इस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए था ना। अब नहीं रखा तो कंस्टिट्यूशन लगाओ, हो सकता है ना ऐसा। या तो आप आधार बनाओ या प्रतिरक्षा बनाओ। बात समझ में आ रही है भाई? आप समझदार पार्टी है कोई सामने, तो बोल सकती है ना कि सर मेल तो भेज ही दिया था दादाजी ने, जिस दिन केस फाइल किया था सूट नंबर 1, इसको पता था, इसके मेल पे था, इसने क्यों चेक नहीं किया? तो चेक करने की जिम्मेदारी तो उसी की है ना। अब तूने नहीं किया तो तेरी बेवकूफी हो। तो छुपा के थोड़ी रखा था हम लोगों ने, खजाने में गाड़ थोड़ी दी थी वसीयत को, तो तेरे मेल पे पड़ी थी। बात समझ में आ रही है कि भाई आप डिफेंस और अटैक के रूप में उसको यूज कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। अब आइए इधर लिखिए म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव प्लीडिंग, इसमें लिखिए those pleadings which can destruct each other, those pleading which can destruct each other, वह अभिवचन जो परस्पर एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, वह अभिवचन जो परस्पर एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, वह अभिवचन जो परस्पर एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, they could not have been raised in former suit, they could not have been raised in former suit, they could not have been raised in former suit, उन्हें पूर्ववर्ती वाद में, उन्हें पूर्ववर्ती वाद में, उन्हें पूर्ववर्ती वाद में नहीं उठाया जाना चाहिए था, नहीं उठाया जाना चाहिए था, नहीं उठाया जाना चाहिए था। लाइन चेंज करके लिखिए इसी में, हियर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा वुड नॉट अप्लाई, हियर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा वुड नॉट अप्लाई। यहां आणविक प्रांग न्याय का सिद्धांत नहीं लागू होगा, यहां आणविक प्रांग न्याय का सिद्धांत नहीं लागू होगा, यहां आणविक प्रांग न्याय का सिद्धांत नहीं लागू होगा।
यहाँ आणविक प्रांगण सिद्धांत नहीं लागू होगा। ठीक है, अब हेडिंग डालिए अल्टरनेटिव प्लीडिंग, वैकल्पिक अभिवचन, हेडिंग डालिए वैकल्पिक अभिवचन। इसमें कौन कौन से प्रोविजन हमें पढ़ने हैं वो मैं आपको एक बार लिख देता हूँ, पढ़ाऊंगा मंडे को। अब ऑर्डर 7 रूल 8 पढ़ेंगे अपन इसमें, ऑर्डर 6 रूल 2 पढ़ेंगे अपन इसमें, अपन पढ़ेंगे ऑर्डर 6 रूल 7, और अपन पढ़ेंगे ऑर्डर 7 रूल 7। ठीक है, इनको पढ़ के आइएगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी कहाँ से पढ़ाया, कहीं पढ़ाया नहीं अभी तो। अरे वो कल मंडे को।